लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था फोर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। उसके अंदर हमने दो केस देखे थे, जब प्रीमियम पे हो चुका होता है या जब प्रीमियम पे नहीं हुआ होता। ठीक है ना, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत है? फोर फीचर के बाद में हमारे पास में आता है जी अगला केस री इशू का। री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स के अंदर क्या होता है? देखिए सर, कंपनी ने पार्शियल पेमेंट ली शेयर होल्डर से। ये हमारे शेयर होल्डर थे, इन्होंने क्या दिया, एप्लीकेशन पे ₹2 दे दिया। ठीक, अलॉटमेंट पे ₹3 दे दिया। ठीक, ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाए, डिफॉल्टर हो गए। कंपनी ने इनके शेयर फोरफिट कर दी। फोरफिट क्या कर लिया? उनका ₹5 फोरफिट कर लिया। ₹5 फोरफिट कर लिया, अनलेस इसके अंदर कोई प्रीमियम इंक्लूड ना हो, जो हमने लास्ट क्लास में देखा। तो फोरफिट कर लिया कितना? ₹5। अब कंपनी शेयर को इशू करती है, री इशू करती है, नॉट इशू, री इशू नहीं, इशू नहीं, री इशू करती है, यानी कि किसी और पर्सन को दे देती है। तो कोई और पर्सन जो है वो इसको ₹8 में ले लेता है, ₹8। अब कंपनी सोच रही है कि ₹10 का शेयर मेरा कितने में चला गया? ₹8 में चला गया, तो मेरे को लॉस हो गया। लेकिन लॉस नहीं हुआ। ये ₹2 के लॉस को कहां से हम रियम्बर्स कर लेंगे? ₹5 से। ये सोच करके कि पिछली बार तो हमने ₹5 रिसीव कर लिए थे ना, तो री इशू करते समय हम फोर फीचर अकाउंट का जो अमाउंट है वो यूटिलाइज करते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, आगे। ठीक है सर, तो अब हम इसकी में जनरल एंट्री देखते हैं। पहले तो फोर फीचर की जनरल एंट्री क्या थी? फोर फीचर की जनरल एंट्री थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल से ले लिया। ठीक है ना, ये अपने पास में जनरल एंट्री थी। इसके अंदर क्या आता था? बोलो कौन सी कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल। मांगे का क्या मतलब होता है? मांगे। ठीक है जी। फोर फीचर के अंदर कौन सी आती है? पेड अप। और कॉल सिनेरियो के अंदर अनपेड। ठीक है ना, ये हमें मालूम था। अब सर हमारे पास में रीइशू की एंट्री, रीइशू की एंट्री पहले सीख लेते हैं, आगे की कार्रवाई बाद में करें। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। हाँ जी, रीइशू की एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हो सकता है 10 के बदले में 10 मिल जाए, जिसकी गुंजाइश कम है, या फिर 10 के बदले में 8 मिल जाए। 10 का फुल्ली पेड अप, फुल्ली ऐसा फुल्ली पेड अप लिखा हुआ था, शेयर ₹10 का था, ₹8 आए। अब ये डिस्काउंट नहीं है, ये हम कहां से कमी पूरी कर लेंगे? शेयर फोर फीचर से। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? सर ₹2 से। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल अमाउंट आएगा। तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। अब हमारे पास में कुछ अमाउंट रिमेनिंग बच जाता है। रिमेनिंग अमाउंट
remaining amount in forfeiture account. forfeiture account के अंदर remaining amount बच गया. अब क्या करें सर? अब इसको अगर हम सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपके सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं, यानी कि आपने, मैं ये मान के काम कर रहा हूँ 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, 1000 के 1000 रीइश्यू हो चुके हैं और रिमेनिंग अमाउंट अभी भी बचा हुआ है, तो आप उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में. तो हम एंट्री बनाएंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. ठीक है जी. फॉरफिचर अकाउंट का रिमेनिंग पैसा कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा. लेट्स से फॉरफिचर के अंदर हमारे पास में 5 रुपया था, 5 में से 2 यूटिलाइज हो गया, 3 बच गया, तो ₹2 जो है ये यहाँ चला जाए. एग्जाम्पल के साथ अभी करते हैं. ठीक है जी. पहले आप इसकी जनरल एंट्रीज नोट कर लीजिए, और दूसरा तब क्या होगा जब सर फुल शेयर री इशू ना हो. तो जल्दी से कीजिए. इनकी तरह नरेशन लिखेंगे. ये तो आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी मैंने. इसकी लिखिए being forfeited share reissued, being forfeited share reissued at ₹8 per share, being forfeited share reissued at 8 per share. ठीक है. और ये लिखिएगा इसकी नरेशन being remaining amount in forfeited, being remaining amount in forfeiture account, being remaining amount in forfeiture account transfer to capital reserve after reissue of shares, after reissue of shares. चलिए सर आइए क्वेश्चन करते हैं. लिखिएगा XYZ कंपनी इशूड, कृपया लिखें XYZ कंपनी इशूड 1 lakh shares. XYZ कंपनी इशूड 1 lakh shares at the rate 10 plus 2, at the rate 10 plus 2. 10 plus 2 का मतलब समझ में आया? 10 रुपए शेयर का दाम है, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है. ठीक है जी. As follows, as follows, rupees 2 plus 1 on application, rupees 2 plus 1 on application, rupees 2 plus 1 on allotment, and rupees 6 on first and final call, rupees 6 on first and final call. Holders of 500 shares not paid allotment money, not paid allotment money, and therefore their shares has been forfeited. Their shares has been forfeited. ठीक है जी. Out of 500 shares, 300 shares reissued. Out of 500 shares, 300 shares reissued at 9 each. ठीक है जी. जनरलाइज द एंट्रीज. फॉरफिट अगर कुछ ना लिखा हो तो फाइनल कॉल के बाद किए, ये माना जाता है. हाँ जी सर. सबसे पहली जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं अमाउंट डालने से पहले एंट्री लिख लेते हैं। दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर थे? सर 1 लाख शेयर से हमने एप्लीकेशन पे 3 रुपया मांगा, जिसमें कि कैपिटल का 2 और सिक्योरिटी प्रीमियम का 1 था। मानते हो? और इन लोगों ने हमारे को 3 लाख रुपए दे भी दिए। ओके सर। being application money due on being application money due for ₹3 add ₹1 as security premium। तो ड्यू का मतलब वही तो होता है चाचा, ड्यू का मतलब ट्रांसफर ही होता है, ये तो रिसीव होता है। हाँ पहले ड्यू होता है, रिसीव होने के बाद ड्यू जब ट्रांसफर होता है। हाँ तो ये इसकी कहानी मैंने सुनाई नहीं थी कि पहले पैसा आता है बैंक में एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन के साथ ही तो है ये। मुबारक हो, गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम है। हाँ मैं नरेशन रिसीव कर रहा हूँ, पहले वाले की नरेशन लिखो पहले। अरे भाई अच्छा, ट्रांसफर कब होती है? जब ड्यू होती है। यहाँ पे पहले रिसीव होती है फिर ड्यू होती है फर्स्ट स्टेप में, और बाद में ड्यू सारे स्टेप होते हैं और बाद में फिर रिसीव होती है। ये है अगले वाले अलॉटमेंट से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम देख करके परेशान हो गया कि एप्लीकेशन के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैसे हो सकता है बाद में होगा। अच्छा चलो लिख लो, ट्रांसफर वर्ड लिख ले यार, तो उससे मेरे को तसल्ली मिलती है, तो वो कर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये अमाउंट लिखना जी, इसका नरेशन लिखना। being application money on 1 lakh shares at the rate ₹3 each received। ठीक है, being application money ₹3 per share या फिर each, जो भी कह सकते हो, on 1 lakh shares received। अब यहां लिखो being application money along with being application money ₹2 transfer to share capital and in security premium at the rate ₹1। ठीक है, ओके। अच्छा अगली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से डेबिट हुआ था सर? सेम अमाउंट से। 1 लाख लोगों से 3 रुपया मांगा, जिसमें कि 2 कैपिटल का और 1 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है। और फिर पैसा रिसीव हुआ। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कौन से लेजर अकाउंट डेबिट? टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ना? अब बताओ कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? सर 500 लोगों ने 3 रुपया नहीं दिया। कितने लोगों ने दिया? सर 99,500 ने 3 रुपया दिया।
और ड्यू कितना से था सर 1 लाख लोगों से 3 रुपया लेना, ठीक है ना? ओके, अच्छा नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से सर 1 लाख इंटू 6, ठीक है ना? और फिर नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 500 लोगों ने 6 रुपया नहीं दिया, 99,500 ने 6 रुपया दे दिया और 1 लाख लोगों से 6 रुपया मंगाया गया, ठीक है सर? जनरल एंट्रीज लिखी सारी 6 तक। अब देखो इनके शेयर फॉरवर्ड करने हैं और इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम दे भी दिया कुछ और कुछ नहीं दिया, है ना? कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया और कुछ नहीं दिया, और रूल्स क्या कहते हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने नहीं दिया वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी 7th जर्नल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हाँ जी सर, पहले तो इनकी कॉल्ड अप पेड अप कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी थी? 10 रुपए शेयर कैपिटल का पार्ट। ये कितने लोग थे सर? 500 लोग, 10 रुपए। जिन्होंने कितना सिक्योरिटी प्रीमियम थी नहीं दिया वो कैंसिल कर देंगे। सिर्फ अलॉटमेंट वाला 1 रुपया। अच्छा, कॉल्स इन एरियर के अंदर क्या था? अलॉटमेंट का कितना रुपया विद सिक्योरिटी प्रीमियम जो उसने नहीं दिया, ठीक है जी, 3 रुपया अलॉटमेंट का जो उसने नहीं दिया था, कॉल्स इन एरियर के अंदर आएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? अलॉटमेंट मनी इसने क्या नहीं दी? एक तो अलॉटमेंट नहीं दी, कितने की थी वो सर? 3 रुपए नहीं, 2 + 1 गुण। साथ ही इसने और क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दी, वो कितने की थी सर? 6 रुपए की। तो इसने टोटल कितना रुपया नहीं दिया? 9 रुपीज नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं 500 × 9। अच्छा, फॉरफिट क्या करेंगे? जो इसने दे दिया, लेकिन फॉरफिट सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को नहीं करते। तो इसने दिया क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है और वो कितने की थी? 2 रुपए की थी। 500 × 2। हाँ जी, 9 और 2 11 होते हैं और 10 और 1 भी आजकल 11 ही हो रहे हैं। क्यों जी? मानते हैं? कैलकुलेशन मन में रखनी है, रट्टे कोई नहीं मारने। बात समझ में आई? सीधी सी बात है सर, जो अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला उसको क्रेडिट में दिखाना है कॉल्स इन एरियर के नाम पे, यानी कि शोर मचाना है कि चोर निकला चोर निकला। कितने रुपए के लिए? 1 रुपए के लिए। और जो मिल गया उसकी बात ही नहीं करनी, जो मिल गया उसकी बात ही नहीं करनी सिक्योरिटी प्रीमियम की, ना ही डेबिट में और ना ही क्रेडिट में। देखो फॉरफीचर के अंदर नहीं डाला ना हमने, तो फॉरफीचर के अंदर क्यों नहीं डाला? क्योंकि तो फॉरफीचर में डालते तो ये कहाँ चला जाता? बोलो, अगर फॉरफीचर के अंदर डालते तो रीइश्यू में यूटिलाइज हो जाता और हमें इसको यूटिलाइज करना नहीं है रीइश्यू में। तो इस वजह से हम इसको फॉरफीचर में नहीं जाने देते। किसको? जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है वो, ठीक है जी, याद रहेगा। हाँ, बस यही मैं कह रहा हूँ, तो पूछने का है। अब देखो मैडम क्या कह रही है? मैडम कह रही 2 रुपए है ना सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो आपने तो सिर्फ 1 ही रुपया डेबिट किया,
₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम के मांगे थे, एक एप्लीकेशन पे एक अलॉटमेंट पे, देखो है ना। जो मिल गया हाँ वो शो नहीं करना, उसको बोर्ड फीचर में नहीं डालना, और जो नहीं हुआ उसको कैंसिल करना है। देखो कैंसिल करने के लिए वो डेबिट में आया और देखो वो क्रेडिट में भी आया। ये ₹9 की कंप्यूटेशन में ये ₹1 था कि नहीं था, तो वो डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है। समझ में आ गई बात। ये वेटिंग अमाउंट के अंदर भी ₹1 है और वो कैंसिलेशन के अंदर भी, तो डेबिट कर दिया हमने। और जो मिल गया उसको फॉरफीचर अकाउंट के अंदर दिखाएंगे नहीं, कैंसिल तो हमें करना ही नहीं। ठीक है, नोट कर ली है एंट्री, नहीं करी तो करो, मैं इसको हटा दूं। ऐसा एक क्वेश्चन शायद मैंने तुम्हें होमवर्क में भी दिया था, नहीं दिया था? होमवर्क में नहीं किया था? अच्छा होमवर्क ही नहीं दिया था, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो 8 एंट्री इशू करेंगे, कितने शेयर इशू करने हैं सर? 300। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। तुम्हें कैसे पता फॉरफीचर अकाउंट डेबिट? क्योंकि डिफरेंस है सर, डिफरेंस है 10 और ₹9 में ₹1 का डिफरेंस है, वो कहां से आएगा? फॉरफीचर अकाउंट से ही आएगा। तो सर आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। सर शेयर कैपिटल क्यों कर रहे हो? अब की बारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे करके क्यों नहीं ले रहे हैं ₹9? सर वैसे ही पिटे हुए हैं ये शेयर, पता नहीं फिर ना डिफॉल्ट हो जाए तो वन शॉट ही ले लो इसे, ऐसे करते हैं। रीइश्यू तो होता है ना, एक बार में ले लेते हैं, क्योंकि हम पहले से धोखा खाए हुए होते है ना, होता है ना। अच्छा जी, तो दोबारा किसी पे विश्वास नहीं करना। अच्छा तो ये क्या करना है हमने, कितने रुपए? 300 इंटू ₹9। 300 करना, 500 मत कर देना, पड़े हुए हैं क्या रखेंगे हम, चलो कर ही देते हैं। लिखा है वहां पे 300 शेयर इशू कर रहे हैं। अच्छा 300 शेयर का दाम कितना था? ₹10। तो ₹300 शेयर का कितना रुपए और फीचर से चाहिए? ₹1। अच्छा अब इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो। क्लास 7 में यूनिटरी मेथड सीखा है। हम कहते हैं 500 शेयर्स के ऊपर फॉरफीचर अमाउंट कितना है? ₹1000। ठीक है जी, ये क्या है जी? शेयर। ये क्या है? फॉरफीचर अमाउंट। ठीक है, 500 शेयर के ऊपर अगर 1000 फॉरफीचर अमाउंट है तो बताओ 300 के ऊपर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और कितना अमाउंट आ जाएगा? 1000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 500, कितना आ गया? 600। ₹600 यूटिलाइज कर सकते थे, कैन यूटिलाइज। और सर यूटिलाइज कितने किए हैं? 300। ₹600 यूटिलाइज कर सकते थे, 300 कर लिए हैं, तो 600 में से 300 गए तो 300 कहाँ चले जाएंगे? सर कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल। हाँ जी, तो अगली एंट्री कैपिटल रिजर्व की हो जाएगी, ये हमने कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? 9th एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और सर वो जो बचा हुआ पैसा पड़ा हुआ वहां पे ₹400, उनको नहीं छेड़ना। कब छेड़ेंगे? जब 200 शेयर रीइश्यू करेंगे। कितना आ गया ये? ₹300। नोट करो जल्दी से, एक बार फिर से समझा देता हूँ। उनका कुछ नहीं करना, उन 200 शेयर्स को हाथ नहीं लगाना जब तक क्वेश्चन ना बोले कि वो रीइश्यू कर दी। हाँ जी, एक बार फिर से देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा वाला अमाउंट आएगा? जो हमने कैंसिल करना है, जो नहीं मिला है, जो नहीं मिला है उसको डेबिट में कैंसिल करके दिखाना है और क्रेडिट में कॉल्स एंड एरियर के अंदर दिखाना है, जो नहीं मिला है।
उसका शोर मचाना है, उसको डेबिट में भी दिखाना है और क्रेडिट में भी दिखाना है। और जो मिल गया है उसका कोई फिक्र ही नहीं करना, कैंसिल तो हम करेंगे नहीं तो डेबिट में तो आएगा नहीं, और मिल चुका है तो फोरफीट अकाउंट में भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो फोरफीट हो सकता था, लेकिन रूल क्या कहते हैं, फोरफीचर अकाउंट में नहीं डालना, क्योंकि अगर फोरफीचर अकाउंट में डाल दिया तो ये मनी यूटिलाइज हो जाएगी कहाँ पे, रीइशू के अंदर, और वो हमने करनी नहीं, क्योंकि ये गुडविल का पैसा है जो रिसीव हुआ था। तो सर 1 रुपया जो था वो डेबिट कर दिया और क्रेडिट भी कर दिया कॉस्ट एरियर में। कॉस्ट एरियर में जो उसने पैसा नहीं दिया, क्या पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया था 3 रुपए, फाइनल कॉस्ट 6 रुपए, टोटल 9 रुपए नहीं दिए, और जो दे दिया उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं इंक्लूड नहीं करना, दे दिए 3 रुपए थे, लेकिन एक को हटा दो क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम था, 2 एप्लीकेशन के दिए थे उसको कोडफीड कर दिया। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास रीइशू किया हमने, तो हमारे पास में 9 रुपए का रीइशू हो गया हमारा, तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दोनों की बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई सर, शेयर फोरफीचर अकाउंट, यानी कि 1 रुपया कहां से पूरा कर लिया, फोरफीचर अकाउंट से, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा मनी आई हुई थी हमारे पास पिछले वाले बंदे की 1000, उसमें से हमने कितने रुपए यूटिलाइज कर लिए। अच्छा ये 1000 जो अमाउंट था ना, ये 500 शेयर्स के ऊपर था, तो हमने यूनिटरी मेथड से निकाला कि 500 के ऊपर अगर 1000 है तो बताओ 300 के ऊपर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, अमाउंट आ गया 600, यानी कि अपन 600 रुपए यूटिलाइज कर सकते थे, और यूटिलाइज कितने कर दिया 300, तो रिमेनिंग कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में। तो ये 1 रुपया एडजस्ट होने के बाद में नेक्स्ट एंट्री शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एक लायबिलिटी है और फोरफीचर अकाउंट भी एक लायबिलिटी थी, तो जो लायबिलिटी कम हो जाती है वो डेबिट, और शेयर और कैपिटल रिजर्व जो लायबिलिटी बढ़ गई वो क्रेडिट। हाँ जी सर, डिस्काउंट मिल जाता अगर 7 रुपए पे होता तो। भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर पैसा ही नहीं होता इतना, मतलब मान लो ये रेशियो होता इस पे 7 रुपए पे, और यहाँ होता मैक्सिमम कितना 2 रुपया, तो रिमेनिंग कितना कर सकते थे हम, 1 रुपया कहां से लेके आते, सिर्फ वो डेबिट में आता है, डिस्काउंट हो जाता। ये आप कह रही है ना, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, ये नहीं मानते, आप इसलिए मानती हैं क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में थी नहीं, री इशू कर रहे हैं हम, इशू नहीं कर रहे, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किए जा सकते, री इशू हो सकते। और मैडम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को हम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन अपने एम्प्लॉइज को कर सकते हैं। हाँ आगे तो मेरे को पता है, अब कॉन्फिडेंस आ गया, वो पता है भाई, दिखाई भी तो देना चाहिए ना, दिखाई देना चाहिए ना, क्लास में ना आने का नतीजा। तो ऐसे समय पे आंसर बताओ, लेकिन दलील कर, ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके ऊपर दिमाग में रहती है ना चीजें। एक बात बताऊं तुम्हारे को, डॉन वो नहीं बनता जिसके अंडर गुंडे काम करते हैं, जो खुद ध्यान हथेली पे रह करके लेकर के गुंडा बन करके काम करता है ना, वो डॉन बनता है। तुम जितनी जलालत सहोगे मुझसे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं दलील ऐसा नहीं करता कि भाई तुम्हारे को कुछ ऐसे कमेंट कर दूं, लेकिन बावजूद इसके, जैसे मैंने इनको छोटी सी बात कह दी, ना आने के नतीजे, तो गिल्टी कॉन्शियस फील हुआ ना अंदर से थोड़ा। तो सर मैंने ऐसी दलालत बहुत सही, मैं हाथ खड़ा कर देता था क्लास में, और टीचर मुझे कहते थे परेशान होकर के, गो टू द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड द इशू। अच्छा ऐसा नहीं है कि टीचर को पता नहीं होता, और मैं मेरे गुरुओं की तारीफ करता हूँ हर जगह, लेकिन ये चीज है जो मुझे सुनने को मिली। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज मैं टीचर हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ा। किताबें तो है ना, दुनिया में बैरक्स तो है ना, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, और कोर्ट में जाना होगा तो कोर्ट में भी चले जाएंगे हियरिंग सुनने के लिए, मनाही थोड़ी है, लेकिन एफर्ट तो आपको ही लेने पड़ेंगे ना, जिसका वो क्वेश्चन है उसी को लेने पड़ेंगे ना। बात समझ में आई, कोई आपको क्या करके छूट सकता है, गो टू द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड द इशू, लेकिन आप मत छोड़ना उस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर वो क्वेश्चन आपका बेकार होगा। ठीक है जी, और जनरली हम यही करते हैं। अच्छा है, कोई बात, चलिए ये इसके अंदर किसी कुछ पूछना है, चले आगे। फोरफीचर हो गया हमारे पास में, रीइशू हो गया हमारे पास में। अब सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आना है,
तो सर ये फिर अब तक क्या कर रहे थे, ये तो प्रोसेस सीख रहे थे, ये तो प्रोसेस सीख रहे थे। अब कौन सा क्वेश्चन आना है सर, प्रोराटा आना है। सर प्रोराटा तो हमें बहुत प्यारा लगता है, प्रोराटा इतना बढ़िया होता है कि जिसकी कहने की हद नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोराटा में क्वेश्चन अपने पूरे शुरू पे पहुंच जाता है शेयर कैपिटल का, है कि नहीं, है ना। तो चलो उसको भी सीखते हैं, आ जाओ इसको हटा देते हैं यहाँ से। कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस पे इंटरेस्ट वाला अमाउंट, हाँ जी हमारे केस हमारे कोर्स में है, लेकिन प्रोराटा के बाद सिखाऊंगा, है ठीक है। और कुछ नहीं होता जिसपे कंपनी को, सिंपल सी बात, बहुत आराम से, जिसपे कंपनी को कॉस्ट इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो कंपनी के लिए इनकम होती है, वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, कंपनी के अकाउंट बना रहे हैं ना। और कॉस्ट इन एडवांस के ऊपर कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत थोड़ी। जो एक्सपेंस है वो डेबिट, जो इनकम है वो क्रेडिट। तो सीख लेंगे हम जैसे जैसे समय आएगा। अच्छा आ जाओ सीखते हैं क्या होता है प्रोराटा। देखो प्रोराटा होने के लिए सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होना बहुत जरूरी है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सर मैंने है ना 1,00,000 शेयर्स इशूड किए, शेयर्स इशूड कितने, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, 1,00,000, हाँ शेयर्स इशूड 1,00,000 और एप्लीकेशन मुझे रिसीव हो गई, एप्लीकेशन रिसीव हो गई मुझे, वो कितनी हो गई, मान लो 1,50,000, 1,50,000 रुपीज, ठीक है ओके। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, मान लो ये 2 रुपए की, ये 2 रुपए की, तो 3,00,000 मेरे पास आ चुका है और 2,00,000 रुपए की मेरे को रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड अमाउंट है, रिसीव्ड अमाउंट है, तो दिख रहा है ना एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुआ है। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर 1, मैं रिफंड कर दूं। ऑप्शन नंबर 2, मैं रिफंड ना करूं, रिटेन कर लूं एज एडवांस। बट सर आपने तो कहा था, आपने तो कहा था कि जितने आप नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हैं उससे ज्यादा आप अलॉट ही नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे 150 शेयर को अलॉट कैसे कर रहे हो? मैंने नहीं कहा कि मैं 150 शेयर्स अलॉट कर रहा हूं। मैं इशू अगर 1,00,000 शेयर करता हूं तो 1,50,000 शेयर अलॉट नहीं कर सकता। तो सर फिर ये एडवांस किस नाम पे रखेंगे? नंबर 1 बात, क्या आप ये बात मानते हैं कि इन 1,00,000 लोगों ने अभी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ये देनी होगी? मानते हैं ना। और ये भी मानते हैं कि मान लीजिए कि ये एक ही शेयर होल्डर है, मान लीजिए ये एक ही शेयर होल्डर है, कोई और नहीं, एक इकलौता बंदा था जिससे मैंने 1,00,000 रुपए कहना 1,00,000 शेयर इशू करने थे और उसने 1,50,000 एप्लीकेशन भर दी, यानी कि 1,50,000 अपनी एप्लीकेशन में 1,50,000 शेयर भर दिए, तो मैक्सिमम मैं दे ही सकता था। तो उसने मुझे पैसा कितना दे दिया, 3,00,000। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मुझे इससे सिर्फ आज तक की रिक्वायरमेंट, आज तक नहीं आगे की भी रिक्वायरमेंट से 2,00,000 की होगी? या अगर 10 रुपए का शेयर है तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1,00,000 इंटू 10 यानी कि 10,00,000, 10,00,000। मेरी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी आगे तक की, टोटल रिक्वायरमेंट सर 10,00,000 रुपए की, और मुझे रिसीव कितना हो गया है अभी करंट रिक्वायरमेंट
के हिसाब से 2 लाख के अगेंस्ट 3 लाख, तो मेरी फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितनी होगी सर? 8 लाख। तो एक बात बताओ कि अभी करंट रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो गई है और ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी आने वाली है, तो क्या मैं इस 8 लाख रुपए के अगेंस्ट अपना ये जो रिमेनिंग 1 लाख रुपए का एडवांस नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूं। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने उसको 1 लाख शेयर के अगेंस्ट 1.5 लाख शेयर इशू कर दिए? नहीं, आप गलती तब करते हैं ऐसा समझने की जब आप ये मानते हैं कि एक शेयर होल्डर सिर्फ एक शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है। आप इसको इस तरीके से मानिए, दोबारा से बोलने जा रहा हूं कि एक ही शेयर होल्डर है जिससे हमने 10 लाख रुपए लेने हैं, 10 लाख रुपए लेने हैं, और अभी हमने उससे कितने मांगे थे? 2, और उसने दे दिए कितने? 3। तो फ्यूचर में भी तो 8 लाख में से लेने ही है ना। और अगर 8 लाख रुपए लेने हैं तो सर फिर क्या करना पड़ेगा? हमारे को एडवांस की तरह इस 1 लाख रुपए को ट्रीट करना पड़ेगा। ये होता है हमारा प्रोराटा। ठीक है जी? हाँ जी। ऐसे अगर, हाँ, अब इन्होंने क्या पूछा, ऐसे अगर वो 10 लाख रुपए दे देता तो 10 लाख रुपए देंगे। मैं ये कहता हूँ हाँ, और अगर अब मेरा अगला क्वेश्चन, अगर वो 12 लाख रुपए दे दे तो फिर तो नेसेसिटी होगी कि 2 लाख रिफंड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि किस बेस पे हम कर देंगे? फिर तो मैं रिफंड। यानी कि सर एक बात समझ में आ गई कि इन 1 लाख रुपए के शेयर्स के ऊपर, इन 1 लाख शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, कॉल जितनी भी हो जाए, फाइनल कॉल या फिर फाइनल कॉल्ड अप अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर दे दिया तो रिफंड करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं। एक्स्ट्रा अमाउंट ही करेगा, पूरा क्यों करेगा? अरे ऐसा थोड़ी है। 10 लाख की तो रिक्वायरमेंट फ्यूचर तक आ जाएगी ना, आ जाएगी, तो पूरा क्यों रिफंड करेगा? तो क्या करेगा? अब वो वैसे भी वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि कितना रिफंड करना है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम हम कितना रिटेन कर सकते हैं, जितने तक की फाइनल कॉल का अमाउंट बनता है, क्योंकि उसके ऊपर भी अगर सामने वाले ने दे दिया, देने वाला तो पागल। मैं रतन टाटा हूँ, सामने वाले का प्यार बहुत है मुझसे, सामने वाला, मैं मांग रहा हूँ 1 लाख, सामने वाले ने 1 करोड़ दे दिए, तो रख लूं। कह रहा और क्या भाई साहब, डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा इसके ऊपर, फिर मैं क्या करूंगा? फिर वही बात है कि मत देना सर, 0 के ऊपर बॉन्ड इशू कर देना, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो क्या कहना चाहता हूँ कि एडवांस हमारा कितना मैक्सिमम हो सकता है? जितने का टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है जी? अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं? रिटेन कर लो एज एन एडवांस, और वो इस तरीके से। और नंबर 3, नंबर 3 हम क्या कर देंगे सर? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी कि कुछ अमाउंट रिफंड कर दो और कुछ अमाउंट क्या कर दो, अपने पास में रिटेन कर लो एज एन एडवांस। जल्दी से इसको लिखिए, कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। सुनो, देखो, जनरल एंट्री लिख लेंगे प्रोराटा के लिए, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, XYZ कंपनी इशूड, XYZ, पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, बाद में उसमें बढ़िया सा काम करेंगे। XYZ कंपनी इशूड 1 lakh shares at the rate 10 each, 1 lakh shares at the rate 10 each। ठीक है जी? As follows: ₹2 on application, ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on allotment, ₹5 on first and final call।
application received on 1,50,000 shares. Application received on 1,50,000 shares and money refunded to 10,000 applicants on 10,000 shares. ठीक है जी, इसका मतलब मैं क्या मान रहा हूँ एक बंदे ने एक शेयर मांगा था, उनको हमने भगा दिया, ये छुट्टे नहीं है हमारे पास चिल्लर देने को, है ना। सिंपल सी बात है। सोचो मैं तुम मेरे को पैसा देने आए हो और ये तो 20 दे रहा है 2-2 हजार रुपए के नोट्स में, ये कहता लो सर 1 रुपया, ये 2 रुपया, ये 3 रुपया, तो मतलब मेरे को नहीं चाहिए, मना करूंगा क्योंकि रिफंड का ऑप्शन है मेरे पास, एक्सेसिव पैसा आया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है, मना कर सकता हूँ। ये मत सोच कि करेंसी लेने से मना कर रहा हूँ, ये रोज शेयर घराई लक्ष्मी को मना नहीं करते, लेकिन ठीक है फिर भी फिर तो लेकर गया 2,000 रुपए का नोट लेकर गया, इतने सारे चिल्लर, इतनी सारी लक्ष्मियां कहाँ रखूंगा मैं। अच्छा है, उसके फिर मजाक की बात थी, क्वेश्चन बताएगा आपको कितने में रिफंड करना है, कितना क्या करना है। अच्छा जी सुनो, तो ना हमने इसके अंदर क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट में डेबिट, विजिबल नहीं यार, तेरे को तो दिख रहा है, वो ऑनलाइन में ना दिखाई नहीं देता, वो कैमरा स्क्रीन है ना, स्क्रीन पे मेरे को पता लग जाता है कि कितना विजिबल, मुझे तो दिख रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। कितने से एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 1,50,000 पे 2 रुपया आ गया, ठीक है सर। अच्छा जी, अब अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर सुनो जी, इधर सुनो बस, अब अपने पेन को ऐसे ढक्कन लगा दो, इधर सुनो, एप्लीकेशन में कितना पैसा आया जो ऊपर हुआ है, जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा, ये रहा। और एक बात है ना, गांठ बांध लो और दिमाग में रख लो, ये जो शेयर कैपिटल है ना, इसमें 1 लाख शेयर से ऊपर नहीं आ सकते, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है जी, चाहे कुछ भी हो जाए। शेयर कैपिटल मैक्सिमम जितनी इशू की थी ना वही आएगी, कभी गलती नहीं होगी। 1 लाख इंटू 2, बस खत्म, इसके आगे कुछ नहीं सोचना, ठीक है जी। ये तो कौन से थे, ये जितने शेयर इशू किए थे, इशूड वाले, ओके ओके सर। अच्छा, अब 10,000 शेयर को हम रिफंड कर रहे हैं, क्या बैंक कम हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, कितने सर, 10,000 इंटू 2, ये कौन है, रिफंडेड, रिफंड वाला केस। अच्छा, अब कितने बच गए, 1 लाख और 10,000 कितने हो गए, 1,10,000, ये कितने ऊपर 1.5 लाख, तो जो 40,000 लोग हैं उनको हमें नाम दे देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। आप क्या करते थे, आप करते थे सर क्लास 12 के अंदर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर हमें याद रखना पड़ता था अलॉटमेंट में मैक्सिमम उतना ही पैसा जा सकता है जितना मांगा गया हो। फिर हम देखते थे फर्स्ट कॉल को, फिर देखते थे कि फर्स्ट कॉल में मैक्सिमम उतना ही हो सकता है जितना मांगा गया हो। फिर हम देखते थे फाइनल कॉल को, मैक्सिमम फाइनल कॉल में जितना मांगा गया हो। अगर अभी भी एडवांस है तो हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। सर रिफंड तो हम जितना करते हैं
वो क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में। अब रिमेनिंग के लिए ना हमने ड्रामे नहीं करने हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एक अकाउंट ओपन कर देंगे, सिर्फ एक अकाउंट। हालांकि गलत वो भी नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम बोलते हैं हमारे पास में कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एडवांस है कितने का? 2 रुपए का। कितने शेयर के ऊपर? 40,000 शेयर के ऊपर एडवांस वाला 80,000 रुपया एडवांस। ठीक है ना? अब जैसे जैसे अमाउंट आगे के ड्यू होते जाएंगे, ये एडवांस का पैसा वहां पे एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है ना? और नाम देते जाएंगे कि किस चीज का एडवांस मिला था। पहले देने की क्या जरूरत है? जल्दी से एंट्री लिखो, मेरे को मिटाने का है। नरेशन लिखो जी। being application money received on 1,50,000 shares. Being application money received on 1,50,000 shares against 1 lakh shares issued. Against 1 lakh shares issued. इसकी नरेशन लिखो जी। ठीक है जी। अगले की नरेशन लिखो। being application money transfer to share capital up to 1 lakh shares, comma, transfer to calls in advance up to 40,000 shares and remaining amount refunded to applicants. हो गया? अच्छा जी, अब आगे की कहानियां। हाँ जी सर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कितने लोगों का पैसा? सर 1 लाख इंटू कितना? 3 रुपए। अब अगली एंट्री क्या लिखेंगे? हटा दो इसको। देखो ध्यान से देखना इधर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, जो पैसा आया है। और ये टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है सर। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना था सर? 1 लाख इंटू 3। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, 1 लाख में से 40,000 लोग ऐसे थे, यानी कि 40,000 शेयर्स ऐसे थे जिनके ऊपर ऑलरेडी एडवांस आ चुका था। मानते हो? 40,000 थे ना, तो उनसे दोबारा पैसा मांगेंगे तो दोबारा दे देंगे क्या? या फिर कोई बात नहीं भाई, वो तो हमने दे दिया था ऐसे मुझे में, कोई बात नहीं, तो छोड़ो, हमने तुम्हें बख्शीश दे दी, ऐसा थोड़ी। तो वो नहीं देंगे। तो कितने देंगे सर? 60,000 दे देंगे इंटू 3। और यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 3। 2 था। अच्छा 2 था क्या?
और यहाँ पे 3 रुपया मांगा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक करते हैं इसको, ठीक करते। तो 60,000 इंटू 3 दे देंगे, 60,000 लोग 3 रुपए दे देंगे, और 40,000 लोगों को 1 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 2 रुपए ऑलरेडी दे रखे थे, है ना, 2 रुपए ऑलरेडी दे रखे थे। ठीक, तो 2 कॉल इन एडवांस में डेबिट हो जाएगा। आप इसको बैलेंसिंग फिगर मत कहिए, समझिए चीजों को हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि कॉल इन एडवांस डेबिट हुआ, क्यों? क्योंकि पहले ये लायबिलिटी थी, अब ये लायबिलिटी क्या हो गई है सर? खत्म हो चुकी है। लायबिलिटी कब हो जाती है तो क्या हो जाती है सर? डेबिट हो जाती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने 2 रुपया दे रखा था वो 2 रुपया हम कर देंगे। कहने को हम वहां पे बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते थे, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया। 60,000 तो पूरा पैसा देंगे और 40,000 वो देंगे जो शॉर्टफॉल था। शॉर्टफॉल कितना था? 3 में से 2 दे चुके थे, एक शॉर्टेज था तो वो 1 रुपया दे। ठीक है जी, ओके। हाँ जी बच्चों, बोलो क्या बोल रहे थे? थोड़ा सा साइड हो जाओगे सर। डिसाइड कैसे करते हैं? डिसाइड क्या इस पेज में डिफाइन कर दो। अच्छा बता दो, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ हो कंपनी कैसे अगली एंट्री लिखिएगा सर, फाइनल कॉल की ड्यू करने की और रिसीव करने की। क्या एंट्री लिखेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से एंट्री होगी सर? 1 लाख इंटू 5।